एआई के रेवोल्यूशन के बारे में सब बात कर रहे हैं, पर असली सवाल ये है कि इंडिया में इस रेवोल्यूशन के रियल इनेबलर्स कौन हैं? क्योंकि एआई सिर्फ लैंग्वेज मॉडल्स या चैटबॉट्स तक लिमिटेड नहीं, इसे रन करने के लिए चाहिए मैसिव क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूट पावर एंड एंटरप्राइज सॉल्यूशंस, और यही रोल प्ले कर रही हैं कुछ इंडियन कंपनीज बिहाइंड द सीन्स। एआई का रेवोल्यूशन अब सिर्फ बातें नहीं, एक रियलिटी बन गया है, और इंडिया इस ट्रांसफॉर्मेशन में एक ग्लोबल लीडर बनने के लिए तैयार है। नैस्कॉम और बीसीजी रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का एआई मार्केट 2027 तक $17 बिलियन तक पहुंचने का एस्टिमेशन है, जो 25 से 35% एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। एंड इंडिया में 92% नॉलेज वर्कर्स एआई का यूज कर रहे हैं, जो ग्लोबल एवरेज 75% से काफी ज्यादा है। इंडिया की डेटा सेंटर कैपेसिटी 2024 तक 1 गीगावाट क्रॉस कर चुकी है, और 2030 तक ये कैपेसिटी 17 गीगावाट तक पहुंचने का एस्टिमेट है। बट हर एआई टैग्ड कंपनी नेसेसरली फ्यूचर मल्टी बैगर बनेगी, ऐसा जरूरी तो नहीं है। तो चलिए देखते हैं उन कंपनीज को जो एआई बूम से बिजनेस ग्रोथ ला सकती हैं। Our first company is Mphasis Limited. Mphasis एक ग्लोबल आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है जो क्लाउड और एआई बेस्ड सर्विसेज में स्पेशलाइज करती है। कंपनी का फोकस है बिजनेसेस को नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी से ट्रांसफॉर्म करने में उनकी हेल्प करना। वर्टिकल्स देखें तो कंपनी का मेजर रेवेन्यू एप्लीकेशन सर्विसेज से आता है, तकरीबन 72% शेयर के साथ, जहां कस्टमर्स के लिए कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाना अलॉन्ग विद मेंटेनेंस एंड एनहांस करने का काम ये करते हैं। सेकंड है बीपीओ सर्विसेज, जिसका शेयर 16% है। इसमें कस्टमर सर्विस, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग और कंप्लायंस रिलेटेड काम आता है। एंड लास्ट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, कंट्रीब्यूशन 12% है। ये सेगमेंट वर्कप्लेस मैनेजमेंट और डेटा सेंटर सर्विसेज जैसे एंड टू एंड मोबिलिटी सर्विसेज ऑफर करता है। ज्योग्राफी वाइज नॉर्थ अमेरिका कंपनी का सबसे बड़ा मार्केट है, 81% रेवेन्यू वहीं से आता है। इंडिया का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 5% है। क्लाइंट प्रोफाइल की बात करें तो 50% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, फॉलोड बाय टेक्नोलॉजी, मीडिया एंड टेलीकॉम एंड ऑफ कोर्स इंश्योरेंस। फाइनेंशियल से पहले इनके एआई लेड स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं। क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 में सिर्फ 25% डील पाइपलाइन एआई लेड थी। फाइनेंशियल ईयर 25 के एंड तक ये बढ़कर 65% हो गई है। उसी क्वार्टर के टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 59% एआई ड्रिवन था। कंपनी का एआई रोड मैप इन 4 फेजेस में स्प्लिट है। नाउ लेट्स जंप टू नंबर्स। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का रेवेन्यू 7.2% बढ़कर 14,230 CR तक पहुंचा। मेनली एआई लेड डील्स और लार्ज मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स, स्पेशली बीएफएस एंड टीएमटी के रैंप अप से। डायरेक्ट चैनल रेवेन्यू भी 7.1% से ग्रो हुआ। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है? एम्प्लॉय कॉस्ट, जो सिर्फ 2.7% से ग्रो हुई, और टोटल सेल्स से इसका कंट्रीब्यूशन 59.7% से घटकर 57.2% हो गया। मेजर रिलीफ फॉर एन आईटी कंपनी। मैनेजमेंट का कहना है कि बड़े ट्रांसफॉर्मेशन डील्स में कंपनी इनिशियली हायर हेडकाउंट लेती है, बट एज ऑटोमेशन किक्स इन, ऑफशोरिंग बढ़ती है और सब कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ यूज होता है ट्रांजिशंस के लिए। हायरिंग भी 90 डे रोलिंग बेसिस पे हो रही है, यानी कि कंपनी सिर्फ जरूरत के हिसाब से लोग ऑनबोर्ड कर रही है और परमानेंट बेंच बनाने से बच रही है टू स्टे लीन एंड कॉस्ट एफिशिएंट। रिजल्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 9.3% से बढ़कर 2647 CR तक पहुंचा, और ओपीएम भी इंप्रूव होकर 18.6% तक चला गया, 40 बीपीएस का गेन। और इसका डायरेक्ट असर बॉटम लाइन पर दिखा। नेट प्रॉफिट 9.5% से बढ़कर 1702 CR हो गया। अब ग्रोथ आउटलुक को देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए कंपनी ने 15.75% तक का ईबीआईटी मार्जिन का मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है, फ्रॉम द करंट रेट ऑफ 15.2%। और पूरे फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए टीसीवी लगभग 11,000 करोड़ तक पहुंच गया, जो ओवरऑल रेवेन्यू का लगभग 73% है। टोटल डील पाइपलाइन में 86% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है।
लार्ज डील पाइपलाइन तो 154% ईयर ऑन ईयर ऊपर गई है। क्लाइंट एक्सपेंशन भी देखने को मिला है 40 से 160 सीआर तक, यानी कि इनकी मिड रेंज वाले नए क्लाइंट्स ऑन बोर्ड हुए। प्लस ये अपने प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म्स जैसे कि Mphasis.ai और डीप इनसाइट्स के थ्रू कंपनी क्लाइंट्स को हेल्प कर रही है कॉस्ट टू सर्व कम करने में और डिसीजन मेकिंग बेटर बनाने में। नाउ इफ यू लुक इनटू बैलेंस शीट, फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का कैश टू एसेट्स रेशियो 5.8% से 10.9% हो गया, क्योंकि कैश रिजर्व्स 814 सीआर से डबल होके 1613 सीआर हो गए। लेकिन कैच यहाँ है, रिसीवेबल्स में प्रेशर दिख रहा है। कंपनी के अनबिल्ड रिसीवेबल्स 40% से ग्रो होके 1816 सीआर हो गए, जो अब टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स का 64% हो गए। मे बी ये नेगेटिव ना हो, बट सस्टेन्ड हाई अनबिल्ड अमाउंट शुड बी वॉच्ड, क्योंकि ये कैश फ्लोज अफेक्ट करते हैं। प्लस ओल्ड रिसीवेबल्स भी बढ़ रहे हैं, 1 से 2 साल पुराने और 3 से ज्यादा साल वाले रिसीवेबल्स शार्पली ऊपर गए। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस भी 31% से बढ़कर 219 करोड़ तक पहुंच गया, यानी कि कंपनी पोटेंशियल डिफॉल्ट्स को सीरियसली ले रही है। कंपनी अभी 31 के पीई पे ट्रेड कर रही है कंपेयर टू इट्स मीडियन पीई ऑफ 29। अब अगर रिस्क देखें तो पहला ये है कि कंपनी की 82% रेवेन्यू यूएस से आती है एंड टॉप 10 क्लाइंट से 54% रेवेन्यू आता है। ये दोनों फैक्टर्स एक मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क दिखाते हैं। लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग जैसे डायरेक्ट वर्टिकल्स पे मैक्रो शॉक्स का पहला इफेक्ट पड़ता है और यही वजह है कि ये सेगमेंट लगातार डिक्लाइन देख रहा है, लार्जली ड्यू टू टैरिफ अनसर्टेनिटीज और ग्लोबल ट्रेड डिस्ट्रप्शंस, स्पेशली तब जब इस सेगमेंट का पीबीटी कंट्रीब्यूशन सेकंड हाईएस्ट है। प्लस रिसीवेबल्स का इतना शार्प इंक्रीज कंपनी की कैश जनरेशन एबिलिटी को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है और ये कैश फ्लो के लिए एक मेजर रिस्क बन सकता है, स्पेशली अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है। अब आते हैं नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया पर। नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया जो 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, आज इंडिया के लीडिंग हाई एंड कंप्यूटिंग सोल्यूशन प्रोवाइडर्स में से एक है। कंपनी का काम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक लिमिटेड नहीं है, ये डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन और इंटीग्रेशन तक फुल स्टैक कैपेबिलिटीज ऑफर करते हैं। ये एक रेयर इंडियन प्लेयर है जो एंड टू एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग यानी कि HPC सॉल्यूशंस डेवलप करती है, इंक्लूडिंग होम ग्रोन कंप्यूट, स्टोरेज एंड इवन सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। कंपनी का एज क्या है? नेटवर्क कस्टमर्स के साथ काम शुरू करता है सॉल्यूशन डिजाइन स्टेज से, RFP आने से पहले ही, जिस वजह से उनका विन रेट 60% तक पहुंचता है। इस कंपनी के बिजनेस को 6 मेजर वर्टिकल्स में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राइवेट क्लाउड एंड हाइपर कन्वर्ज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि HCI, जहां क्लाउड टूल्स एंड नेटवर्क इंफ्रा दिया जाता है। ये इनका लार्जेस्ट रेवेन्यू ड्राइवर है विद 37% शेयर। देन वी हैव हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग यानी कि HPC। यहाँ नेटवर्क डिप्लॉय करता है सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम स्पेशली फॉर AI रिसर्च एंड सिमुलेशंस। टोटल रेवेन्यू का 36% यहाँ से आता है। नेक्स्ट इज AI systems and enterprises workstations. इन-हाउस प्लेटफॉर्म्स जैसे Qubits और Skylus.ai के थ्रू ML और LLM जैसी एप्लीकेशंस के लिए कस्टमाइज सॉल्यूशंस ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पे रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन लगभग 15% है। बाकी का पैसा हाई परफॉर्मेंस स्टोरेज यानी कि HPS, डेटा सेंटर सर्वर्स एंड सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज से आता है। क्लाइंट मिक्स 50-50 है with government clients and private sector. Clients include higher education institutes, research centers, defense and space organizations. और सबसे खास बात, NetWeb is one of the very few global OEM partners of NVIDIA, जो इनके लिए custom products design और develop करती है। Now let's analyze financial performance. Financial year 25 में कंपनी का revenue 58% जंप हुआ और इसका मेजर क्रेडिट जाता है प्राइवेट क्लाउड एंड HCI और HPC वर्टिकल्स को। इन दोनों वर्टिकल्स ने लगभग 52% और 54% ग्रोथ दिखाई, लार्जली ड्रिवन बाय लार्ज इंस्टीट्यूशनल डील्स एंड 81.4% रिपीट ऑर्डर बेस, जो कंपनी के सॉल्यूशन क्वालिटी और क्लाइंट ट्रस्ट को हाईलाइट करता है। ये एक्सपैंडिंग डिमांड फॉर सॉवरेन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का सिग्नल है, लेकिन एक्सपेंसेस भी 59.3% तक बढ़ गए। सिर्फ कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स ही 61.8% जंप कर गई, जो बताता है कि सेमीकंडक्टर्स, स्टोरेज डिवाइसेस और हार्डवेयर कंपोनेंट्स के प्राइसेस काफी तेजी से ऊपर गए हैं। इसका सीधा इफेक्ट मार्जिन्स पे पड़ा क्योंकि एफिशिएंसी प्रेशर में आ गई।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट 55.3% तो बढ़ा, लेकिन ओपीएम स्लाइटली कॉन्ट्रैक्ट होके 14.2% से 13.9% रह गया, 30 बीपीएस का डिप। दूसरी तरफ डेप्रिसिएशन 83% से स्पाइक हुआ 11 सीआर तक, पॉसिबली ड्यू टू न्यू एसेट एडिशंस। एंड वही ग्रोथ ट्रांसलेट होकर बॉटम लाइन पे दिखी, नेट प्रॉफिट 50% बढ़कर 114 करोड़ तक पहुंचा। ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी के स्ट्रॉन्ग रिपीट क्लाइंट्स और फुल स्टैक इन हाउस इंटीग्रेशन के कारण उसके मार्जिन्स एमएनसी कंपेटिटर्स से काफी बेटर हैं एज पर मैनेजमेंट। डीप डोमेन एक्सपर्टीज भी इस एज को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। अब देखते हैं इनका ग्रोथ आउटलुक कैसा है। कंपनी को कॉन्फिडेंस है कि अगले कुछ सालों में 35 से 40% टॉप लाइन CAGR सस्टेन कर पाएगी, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पाइपलाइन, हेल्दी ऑर्डर बुक और ओवरऑल मोमेंटम के बेसिस पर। जहां नेटवेब के जैसे इंटीग्रेटेड फुल स्टैक प्लेयर फिलहाल कोई डायरेक्ट कंपेटिटर नहीं है, इंडिया का AI मार्केट 25 से 35% CAGR से ग्रो कर रहा है और 2027 तक $17 बिलियन तक पहुंचने का एस्टिमेट है। साथ ही केयर एज के अकॉर्डिंग इंडिया की डेटा सेंटर कैपेसिटी अगले 3 सालों में डबल हो सकती है, जो AI और क्लाउड इंफ्रा डिमांड को और फ्यूल करेगी। फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए मैनेजमेंट ने 13 से 14% एबिटा मार्जिन और 10% पैट मार्जिन का गाइडेंस दिया है, यानी कि ऑलमोस्ट अभी के जितना मेंटेन करना है। AI सेगमेंट का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन 15% से बढ़कर लगभग 20% तक जाने की उम्मीद है। Q4 और फाइनेंशियल ईयर 25 तक ऑर्डर बुक 350 CR तक पहुंच चुकी है, जिसका एग्जीक्यूशन साइकिल होता है 8 से 12 हफ्तों में। और ऑर्डर पाइपलाइन 4000 करोड़ के आसपास है, जिसमें हिस्टोरिकली 60% कन्वर्जन देखने को मिला है। ये पाइपलाइन ओवरऑल रेवेन्यू का लगभग 3.5x है। ये भी ध्यान रहे, पाइपलाइन में अभी इंडिया AI मिशन प्रोजेक्ट शामिल नहीं है, जिसमें फॉर कॉन्टेक्स्ट गवर्नमेंट ने लगभग 2000 करोड़ रुपए एलोकेट किया है फॉर 2025-26। प्लस फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने Skylus.ai लॉन्च किया, एक यूनिफाइड सोल्यूशन जिससे GPU बेस्ड AI इंफ्रा ऑन द गो सेटअप हो सकता है। And with no competitor in India, global MNCs ये functionality multiple tools और licenses के थ्रू देते हैं, जबकि Skylus.ai एक सिंगल यूनिफाइड प्रोडक्ट है। अभी अडॉप्शन फेज में है, लेकिन फ्यूचर AI ग्रोथ का एक की ड्राइवर बन सकता है। इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी अंडरवे है। कंपनी यूरोप और मिडिल ईस्ट के 4 कंट्रीज में सर्विस नेटवर्क सेटअप कर रही है। और अगर मार्केट ट्रेंड्स देखें, प्राइवेट क्लाउड और क्लाउड मैनेजमेंट जैसे सेगमेंट्स में 19% और 23% CAGR का फोरकास्ट है बाय 2029, जो कंपनी की टोटल रेवेन्यू का लगभग 40% कंट्रीब्यूट करते हैं। ऊपर से इंडिया में AI स्पेंडिंग अगले 4 सालों में 31.5% CAGR से ग्रो होना एक्सपेक्टेड है एज पर मैनेजमेंट। अगर हम बैलेंस शीट को देखें तो पिछले 2 सालों में इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल्स ने तेजी से ग्रो किया, 103% और 54% CAGR के आसपास, जो डेफिनेटली 60% सेल्स ग्रोथ की लाइन में है। लेकिन इस फास्ट ग्रोथ के साथ इन्वेंट्री साइकिल थोड़ी स्ट्रेच हो गई है, जिसका इम्पैक्ट आया इन्वेंट्री डेज पे, जो 77 से बढ़कर 92 हो गए और रिसीवेबल डेज 93 से 115 हो गए। हालांकि कंपनी ने अपने डेज पेबल बढ़ाकर कैश कन्वर्जन साइकिल को मैनेज किया है, लेकिन ऑन द अदर हैंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस गिर गया 18 CR से नेगेटिव 13 CR तक। इसका मतलब है कि नेट प्रॉफिट के कंपैरिजन में कंपनी कैश जनरेट नहीं कर पा रही है। CFO बाय नेट प्रॉफिट रेशियो नेगेटिव 11% तक गिर गया है और इसका मेजर रीजन है रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री लेवल्स का तेजी से बढ़ना, जो CFO पे प्रेशर डाल रहा है। हाँ, ओवरऑल कैश फ्लो पॉजिटिव रहा, बट लार्जली ड्यू टू 122 CR के इन्वेस्टमेंट सेल ऑफ। बट कंपनी वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव मॉडल के चलते इन्वेंट्री और रिसीवेबल साइकिल पे नजर रखना जरूरी है, वरना कैश जनरेशन प्रेशर में आ सकता है। नाउ देयर आर सर्टेन रिस्क। सबसे पहला है रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन। फाइनेंशियल ईयर 25 में टॉप 10 क्लाइंट से रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन 66% तक पहुंच गया, जबकि फाइनेंशियल ईयर 22 में ये 49.5% था। Top 5 clients alone contribute 51%, which shows high dependency on a few clients. दूसरा मेजर रिस्क है वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी। फाइनेंशियल ईयर 25 में ग्रॉस करंट एसेट्स बढ़कर 210 डेज हो गए वर्सेस फाइनेंशियल ईयर 24 में 168 डेज, क्योंकि 30 से 40% रेवेन्यू Q4 में आता है और पेमेंट 70 से 90 डेज में मिलते हैं।
प्लस रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट होने के कारण कंपनी को हाई इन्वेंट्री मेंटेन करना पड़ती है। हेंस इसका क्लोजली मॉनिटर होना जरूरी है। तो अब सवाल ये नहीं है कि एआई फ्यूचर है या नहीं, वो तो सबको पता है। सवाल ये है कि कौन से बिजनेसेस इस फ्यूचर में सस्टेनेबली वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे। आपको किस कंपनी की अप्रोच ज़्यादा ग्राउंडेड और स्केलेबल लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो वैल्यूबल लगी हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इन्वेस्ट स्मार्ट एंड स्टे फ्यूचरिस्टिक। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.